हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इस चैप्टर के अंदर हम एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। देखो, एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमारे पास काफ़ी सारी थ्योरीज़ हैं। कुछ थ्योरीज़ हमें मिली अर्ली स्टडी ऑफ द एटम के टाइम पे, और कुछ थ्योरीज़ हमें मिली जब हमने काफ़ी टाइम तक एटम्स के बारे में स्टडी किया। अलग अलग टाइम पे जो थ्योरीज आई उनके अकॉर्डिंग हम एटम्स के स्ट्रक्चर को अलग अलग तरह से जो है वो स्टडी करते हैं। इस टाइम सबसे लेटेस्ट जो हमारी थ्योरी चल रही है एटम्स के लिए वो हमारी क्वांटम थ्योरी है। मतलब जो भी हम एटम का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, जो भी हम एटम के स्ट्रक्चर को मान के चलते हैं हमारी फर्दर स्टडीज़ के लिए, वो हमारी क्वांटम थ्योरी है। क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने हमारे एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ा हुआ है। देखो, सबसे पहले हमने एटम्स के बारे में कब सुना था? जब हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने 1808 में हमें ये बताया था कि जो हमारा मैटर होता है, मैटर हमारा बनता है एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स से, और उन इनडिविजिबल पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। मतलब स्टार्टिंग में जो हमें एटम्स की डेफिनेशन मिली, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे एटम्स थे वो इनडिविजिबल थे, उन्हें हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एग्जिस्ट करते थे। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता गया और भी बहुत सारी थ्योरीज आई हमारे पास, तो उन थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे वो जिन थ्योरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो थ्योरीज़ हैं हमारी लेट 90s की और अर्ली 20s की। तो उन थ्योरीज़ के अंदर हमें ये पता लगा कि हमारा जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल और इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है। मतलब ऐसे भी पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं जो एटम से छोटे हैं, और एटम्स को हम फर्दर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में जो है डिवाइड वो कर सकते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे मैंने बताया कि लेट 90s और अर्ली 20s के अंदर, तो जैसे अलग अलग साइंटिस्ट थे हमारे पास, अलग अलग साइंटिस्ट ने एटम्स के रिगार्डिंग अपनी अलग अलग थ्योरी दी। और जब उन थ्योरीज़ को हमने स्टडी किया और हमें ये पता लगा कि हमारा जो एटम होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, और एटम जो है वो इंडिविजिबल नहीं है। ऐसा नहीं हम बोलेंगे, एटम हमारा डिवाइड हो सकता है, और एटम से भी छोटे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं जो सभी मिलके क्या करते हैं? एटम्स बनाते हैं। अभी जो हमने हमारी लेटेस्ट थ्योरीज पढ़ी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग एटम के अंदर 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो एटम जो है वो हम बोल रहे थे पहले कि वो इनडिविजिबल है, ऐसा नहीं है। एटम जो होता है वो लगभग 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स को मिला के बना हुआ है। लेकिन उन 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से जो हमें 3 पार्टिकल्स मिले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन्हीं 3 पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं हमारे एटम के। तो ये हमारी कुछ एक इंट्रोडक्शन थी हमारे चैप्टर के रिगार्डिंग। नेक्स्ट फिर हम डिस्कस करेंगे जो हमारे ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसे हुई और इनको स्टडी हम कैसे करते हैं, और जो भी इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, वो सब प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पे रीड आउट जो है वो करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करनी है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी जो है वो एक्चुअल में हम कर नहीं रहे थे, हम कुछ और काम कर रहे थे। जैसे हमने मैटर के बारे में डिस्कस किया, हमने मैटर के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया और मैटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी कर रहे थे। तो जितनी भी मैटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी कर रहे थे उसमें से एक प्रॉपर्टी जो हमने स्टडी करनी स्टार्ट की हुई थी वो थी हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। हम मैटर का इलेक्ट्रिकल नेचर जो है वो प्रूव कर रहे थे, या इलेक्ट्रिकल नेचर जो है वो फाइंड आउट कर रहे थे। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, जब हमने मैटर का इलेक्ट्रिकल नेचर पढ़ना स्टार्ट किया तो उस टाइम पे हमने जो भी प्रोसेसेस किए उनमें से एक प्रोसेस के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने के कुछ एक एविडेंस जो है वो मिले। तो हम काफ़ी जो है वो थ्योरीज डिस्कस कर रहे थे, और उन थ्योरीज में से फिर एक थ्योरी हमारे पास ऐसी थी जिस थ्योरी के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने के कुछ एक एविडेंसेस मिले। तो यही सब चीज़ें हमें जो है वो डिस्कस करनी है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया
कि सबसे पहले हम हमारे मैटर का इलेक्ट्रिकल नेचर पढ़ रहे थे, और जब हम हमारे मैटर के इलेक्ट्रिकल नेचर को स्टडी कर रहे थे तब हम वहाँ पे एक प्रोसेस कर रहे थे, हम गैसेस की कंडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। गैसेस भी हमारी मैटर होती हैं ना, तो हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गैसेस के थ्रू कंडक्ट हो सकती है या नहीं हो सकती, इस बारे में हम स्टडी कर रहे थे। यानी कि जब हम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस पढ़ रहे थे तब हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे वो एग्जिस्ट करती हैं नेचर के अंदर, और ये यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट है मैटर के। मतलब जितना भी यूनिवर्स के अंदर मैटर प्रेजेंट है, हर टाइप के मैटर के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज़ हमें पता लगी। तो उसके लिए देखो क्या हुआ, सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट किया विलियम क्रूक ने 1879 के अंदर। देखो जो एटम्स की डेफिनेशन थी वो 1808 में आ गई थी, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होती हैं इस बात की डिस्कवरी हमने कब की, 1879 में। तो विलियम क्रूक थे। विलियम क्रूक क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। तो इस प्रोसेस को पढ़ने के लिए उन्होंने एक अरेंजमेंट बनाया हुआ था। वो अरेंजमेंट मैं आपको बता देता हूँ, दिखा भी देता हूँ। तो वो अरेंजमेंट देखो, क्रूक के अरेंजमेंट के अंदर हमारे पास एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब थी, और इस ग्लास ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास हमारी ग्लास ट्यूब है, इसकी जो लेंथ थी वो अप्रॉक्सीमेट 60 सेंटीमीटर थी, मतलब 2 फुट के करीब। तो एक डिस्चार्ज ट्यूब हमने ली हुई थी, और जिसके अंदर हमने गैस जो है वो फिल की हुई थी। कोई भी रैंडम आप गैस ले सकते हो। वैसे आप यहाँ पे जनरली वो वाली गैस कंसीडर करोगे जिनके अंदर करंट पास करने पे ग्लो प्रोड्यूस होगा। वो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको भी आगे समझ में आएगा। तो हमारी इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने गैस को फिल कर दिया, और 2 मेटल जो हमारे पास प्लेट्स थी वो भी हमने यहाँ पे लगा दी हैं। जो मेटल प्लेट हमारी नेगेटिवली चार्ज है उस मेटल प्लेट को हम बोलते हैं कैथोड, और जो मेटल प्लेट हमारी पॉजिटिवली चार्ज होती है उसको हम बोलते हैं एनोड। ये मेटल प्लेट पॉजिटिवली चार्ज कैसे है, क्योंकि इस मेटल प्लेट को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से कंबाइन किया हुआ है इंडक्शन कॉइल के, और जो ये वाली प्लेट है मेरी ये नेगेटिवली चार्ज कैसे है, इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है नेगेटिव पोटेंशियल के साथ, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल के साथ। पीछे से मैंने मेरी ग्लास ट्यूब थी उसको मैंने सील किया हुआ है, ताकि कोई भी बाहर के पार्टिकल्स जो हैं वो अंदर एंटर ना हो सके, या कोई भी अंदर का पार्टिकल जो है वो बाहर एस्केप ना हो सके। इस ग्लास ट्यूब के साइड में मैंने एक यहाँ पे साइड ट्यूब भी लगाई हुई है। उस साइड ट्यूब पे मैंने स्टॉप कॉक लगाया हुआ है, और इस साइड ट्यूब को मैंने कनेक्ट किया हुआ है वैक्यूम पंप के साथ। इस साइड ट्यूब को मैंने वैक्यूम पंप के साथ इसलिए कंबाइन किया, इन केस अगर मुझे मेरी गैस का प्रेशर जो ग्लास ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है वो अगर कम ज़्यादा करना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, इस स्टॉप कॉक को ओपन कर दूंगा। जो हमारी गैस होगी उसका प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। जितना भी मुझे रिड्यूस करना होगा तो उसको मैं क्या करूँगा, रिड्यूस करके उसके बाद दोबारा स्टॉप कॉक को क्या कर दूँगा, बंद कर दूँगा। तो ये हमारा सारा का सारा ऑपरेटस है जो विलियम क्रूक ने यूज़ किया था जब वो कंडक्शन पढ़ रहा था इलेक्ट्रिसिटी की थ्रू द गैसेस। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या हुआ, उसने इस कंटेनर के अंदर सबसे पहले हाई वोल्टेज जो है वो अप्लाई की। कितनी हाई वोल्टेज, कम से कम 10,000 वोल्टेज जो है उसने अप्लाई की, और 10,000 वोल्टेज अप्लाई करने के बाद उसने अलग अलग केसेस में गैसेस को स्टडी किया। सबसे पहले उसने क्या किया, देखो जो वोल्टेज है वो 10,000 वोल्ट अप्लाई कर दी, और जो हमारी गैस थी, गैस का प्रेशर रखा 1 एटमॉस्फेरिक। तो जब उसने गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक रखा तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो हमारी गैस है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं कर पा रही। मतलब जो हमारी ये मेटल प्लेट्स हैं, दोनों मेटल प्लेट्स के अंदर कोई भी करंट हमारा फ्लो नहीं हो रहा। तो इससे हमें यह पता लगा कि हायर प्रेशर्स पे हमारी जो गैसेस होती हैं वो पुअर कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो 1 एटमॉस्फेरिक पे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पा रही ना। अब मैंने दूसरा केस क्या किया, जो पोटेंशियल था, पोटेंशियल अभी भी हमने 2000 ही रखा, 10,000 वोल्ट ही रखा, लेकिन जो प्रेशर था हमारी गैस का, प्रेशर हमने रिड्यूस कर दिया 1 एटमॉस्फेरिक से 0.01 एटमॉस्फेरिक, मतलब 100 पार्ट ले लिया हमारे प्रेशर का। तो उस केस में हमने क्या देखा, जब हमने हमारी गैसेस का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा लो कर दिया तो उस केस में करंट जो था वो स्टार्ट हो चुका था फ्लो करना इलेक्ट्रोड्स के बीच में। जो हमारा करंट था वो फ्लो कर रहा था इलेक्ट्रोड्स के बीच में, और कई केसेस में तो हमें वहाँ पे कलर्ड ग्लो भी ऑब्जर्व हो रहा था, मतलब लाइट भी ऑब्जर्व हो रही थी। तो ये मैंने बताया कि लाइट ऑब्जर्व होगी या नहीं होगी ये हमारे गैस के नेचर पे डिपेंड करेगी। जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इन केसेस में
ग्लो जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन जैसे नियॉन गैस है, नियॉन गैस अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता तो नियॉन गैस जो होती है वो करंट फ्लो करने के साथ साथ जो है वो ग्लो भी प्रोड्यूस कर सकती है। फिर मैंने क्या किया, तीसरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे एक और किया। मैंने प्रेशर को फर्दर रिड्यूस कर दिया, 0.01 एटमॉस्फेरिक की बजाय 0.0001 एटमॉस्फेरिक ले लिया। तब उस केस में मैंने क्या देखा कि जो हमारी इलेक्ट्रोड्स के बीच में ग्लो था वो ग्लो तो हमारा बंद हो चुका था, लेकिन करंट अभी भी फ्लो कर रहा था। ठीक है ना, जब मैंने प्रेशर और ज़्यादा कम कर दिया तो करंट तो फ्लो करता रहा, लेकिन जो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स वो ग्लो हमारा प्रोड्यूस होना बंद हो गया। फिर देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो एनोड रोड यूज़ की थी वो मेरी बिल्कुल स्ट्रेट सॉलिड एनोड रोड थी। इसकी जगह पे मैंने परफोरेटेड एनोड ली। परफोरेटेड एनोड कौन सी होती है? परफोरेटेड एनोड वो एनोड होती है जिसके अंदर हमें छोटे छोटे गैप्स देखने को मिलेंगे, वो रोड हमारी कंटिन्यू नहीं होगी। समझ में आया? जैसे मैं आपको अगर आपके यहाँ पे बना के दिखाऊंगा तो परफोरेटेड एनोड जो होती है वो कुछ इस तरीके से बनेगी हमारे पास। जैसे ये मैंने यहाँ पे एनोड बना दी, ये मेरी सॉलिड एनोड है। ठीक है, यहाँ पे जो एनोड मैंने बनाई है वो सॉलिड है, इसके बीच में कोई भी गैप हमें नहीं मिल रहा। लेकिन अगर मैं इस एनोड को कुछ ऐसे बनाता, बीच में एम्प्टी गैप में शो कर देता, तो इसको फिर मैं क्या बोलूँगा? परफोरेटेड एनोड बोलूँगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने मेरी गैस का प्रेशर जो है वो और ज़्यादा कम कर दिया, 1/10,000 पार्ट मैंने ले लिया। तो जब मैंने 0.0001 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली गैस ली तो करंट तो वहाँ पे इलेक्ट्रोड्स के बीच में फ्लो होता रहा, लेकिन ग्लो जो था वो हमारा गायब हो गया। फिर मैंने इस एनोड को चेंज कर दिया परफोरेटेड एनोड से। तो मैंने क्या देखा, जब मैं परफोरेटेड एनोड से इसको रिप्लेस कर दूंगा तो हमारी यहाँ से कुछ रेज जो थी वो ट्रैवल कर रही थी, जो परफोरेटेड एनोड के होल्स में से पास होके पीछे ग्लास पे जाके टकराती हैं और थोड़ा सा ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कैथोड है, कैथोड यहाँ से कुछ रेज एमिट कर रहा है जो हमारी इनविजिबल रेज हैं। वो इनविजिबल रेज जो हैं वो एनोड के होल्स में से पास होती हैं, ग्लास के साथ स्ट्राइक करती हैं और क्या करती हैं? कलर प्रोड्यूस करती हैं। तो जो ये हमारी रेज कैथोड के साइड से प्रोड्यूस हुई, इसलिए इन रेज को हम क्या बोलते हैं? कैथोड रेज बोल देते हैं। तो ये प्रोसेस में आपको थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। थर्ड पॉइंट था ये हमारा, थर्ड पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ। व्हेन द प्रेशर इज फर्दर रिड्यूस्ड टू 0.0001 एटमॉस्फेरिक, ग्लो बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स डिसअपियर बट करंट कंटिन्यूज टू फ्लो। जैसा मैंने बताया कि करंट जो था वो फ्लो होता रहा, लेकिन ग्लो जो था वो गायब हो गया। इफ परफोरेट एनोड इज यूज्ड, परफोरेट एनोड कौन सी है? एनोड विद द होल्स। ए ग्रीनिश ग्लो इज ऑब्जर्व्ड बिहाइंड द एनोड। जब मैं यहाँ पे परफोरेटेड एनोड लूँगा तो होल्स में से जो हमारी कैथोड रेज हैं या इनविजिबल रेज हैं वो पास हो जाएंगी ना, पास होकर कहाँ पे स्ट्राइक करेंगी? ग्लास वॉल पे, और वहाँ पे क्या करेंगी? ग्रीनिश ग्लो जो है वो प्रोड्यूस करेंगी। दिस शोज दैट सम इनविजिबल रेज आर एमिटेड फ्रॉम द कैथोड विच पास्ड थ्रू द होल्स ऑफ एनोड एंड स्ट्राइक द ग्लास वॉल। इसका मतलब वहाँ पे कुछ इनविजिबल रेज थी जो हमारी कैथोड ने एमिट की और उन्होंने क्या किया? एनोड के होल्स के थ्रू पास होके ग्लास वॉल पे स्ट्राइक करके ग्लो प्रोड्यूस किया। दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज। तो ये हमारे पास हमारी कैथोड रेज आ गई। अभी देखो हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था वो यही था कि हमने कैथोड रेज को जो है वो डिटेक्ट कर लिया। अब कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? कुछ एक प्रॉपर्टीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी है हमारी, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस। कैथोड रे जो होती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। ऐसा नहीं है कि वो जिगजैग पाथ फॉलो करेंगी, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में वो ट्रैवल करती हैं। सेकंड, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि जो हमारी कैथोड रेज होती हैं वो भी एक मैटर ही है, एक तरह का मतलब मैटर से ही वो बनती हैं। ऐसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनमें सिर्फ इलेक्ट्रिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है, कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, वो ट्रूली हमारी मटेरियल वेव्स हैं, उनके अंदर भी मैटर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तीसरा हमारे पास क्या पॉइंट है? कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। जब मैं मेरी कैथोड रेज को मेटल का एक फॉइल बना लूँगा, उस मेटल फॉइल के ऊपर कैथोड रेज को बारी बारी फॉल करवाऊँगा, तो हमारी कैथोड रेज जो है वो बारी बारी फॉइल पे स्ट्राइक करेंगी
और थोड़ी देर बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा जो मेटल फॉयल होता है वो गर्म हो जाता है। तो इससे हमें ये पता लगा कि जो हमारी कैथोड रेज होती हैं वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। फोर्थ पॉइंट है दे कॉज आयनाइजेशन ऑफ ए गैस थ्रू विच दे पास एंड हैव ए पेनिट्रेशन इफेक्ट। फोर्थ पॉइंट में हमने ये बताया कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होती हैं जो हमारी कैथोड रेज होती हैं, कैथोड रेज अगर मैं गैसेस के थ्रू पास करवाता हूँ तो कैथोड रेज जो हैं वो हमारी गैस को आयनाइज कर देंगी, मतलब गैस को कैटायन या एनायन के अंदर कन्वर्ट कर देंगी। तो या तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज होंगे या वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन होंगे। तो कैथोड रेज हमारी जो है वो क्या कर सकती हैं, गैस को आयनाइज कर सकती हैं। और दूसरा मैंने बोला कि कैथोड रेज हैव पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारी कैथोड रेज हैं वो मेटल फॉयल के थ्रू पास भी कर सकती हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि मेटल फॉयल जो है वो हमारा बहुत ही थिन होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा थिक मेटल फॉयल ले लोगे तो उसमें से फिर हमारी जो कैथोड रेज होंगी वो पास नहीं कर पाएंगी। तो जितनी कम होगी थिकनेस हमारे मटेरियल की, पेनिट्रेशन उतना इजी हो जाता है। जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी पेनिट्रेशन उतना मुश्किल हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है हमारे पास प्रॉपर्टी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द कैथोड रेज दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो मैंने यहाँ पे दो प्लेट्स ले ली, एक है मेरी पॉजिटिव प्लेट और एक है मेरी नेगेटिव प्लेट। ये दोनों प्लेट्स जो होती हैं वो हम मेटल प्लेट्स लेते हैं जिनके ऊपर अलग अलग चार्जेस को हम प्रोड्यूस करवा देते हैं। एक है पॉजिटिव प्लेट, एक है नेगेटिव प्लेट। तो हम ये देखते हैं कि हमारा फील्ड जनरेट होता है जो पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है वो ट्रैवल करता है, और इस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने क्या किया, कैथोड रे जो है वो इसके अंदर से मैंने पास करवाई। तो मैंने ये देखा जो मेरी कैथोड रे है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। समझ में आया? मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द कैथोड रेज दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पॉजिटिव के पास वो अट्रैक्ट हो गई, इसका मतलब कैथोड रेज के अंदर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। दिस शोज दैट कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज। The negatively charged material particles constituent the cathode rays are called electrons। तो हमें यहाँ से ये पता लगा कि हमारी जो कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। तो हमारी जो कैथोड रे है वो नेगेटिवली चार्ज है, और इस नेगेटिव चार्ज बनाने वाले को जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमें मिले वो कौन मिले, इलेक्ट्रॉन्स मिले। तो यहाँ से हमारे पास किसकी डिस्कवरी हो गई थी, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई थी। अब इलेक्ट्रॉन्स के लिए कुछ एक वैल्यूज़ हैं जो हमें याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज बाय मास का जो रेशो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज और उसका जो मास है उसका जो रेशो होता है वो होता है 1.76 × 10⁸ कूलम्स पर ग्राम। तो ये हमें वैल्यू याद रखनी है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स की टर्म में, या 4.8 × 10⁻⁻10 ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स ऑफ चार्ज। तो ये दोनों वैल्यूज़ हो सकती हैं अलग अलग यूनिट्स में, आपको याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। देखो यहाँ पे मैंने चार्ज की वैल्यू निकाल ली, मतलब E की, ऊपर मेरे पास चार्ज बाय मास का रेशो तो था ही। तो जब मैं चार्ज बाय मास का रेशो लेता हूँ तो E से E कैंसिल हो जाएगा, M आ जाएगा, मेरे पास मास आ जाता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम्स या 9.1 × 10⁻⁻31 केजीज़ में। अगर मैं बात करूँ यूनिफाइड मास की या एटॉमिक मास यूनिट्स की, तो एटॉमिक मास यूनिट्स की टर्म में इसका वेट आता है 0.000548,596। और ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन का वेट आ रहा है ये हाइड्रोजन एटम के 1/1837 पार्ट के इक्वल है। तो यही से फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन आ जाएगी। An electron is that fundamental particle which carries one unit negative charge and has mass nearly equal to the 1/1837 of that of hydrogen atom। तो ये हमने स्टडी किया हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में। मैं फटाफट इसको शॉर्ट में जो है वो रैप अप कर देता हूँ। हमने सबसे पहले देखो एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने दो मेटल इलेक्ट्रोड्स को डाल दिया। जो नेगेटिवली चार्ज थी वो हमारी कैथोड थी और जो पॉजिटिवली चार्ज थी वो हमारी एनोड थी। उसके अंदर हमने गैस को फिल कर दिया और एक इंडक्शन कॉइल के साथ हमारी वायर्स को अटैच कर दिया जहाँ पे मैं हायर वोल्टेज अप्लाई कर सकता हूँ। 3 केसेस हमने पढ़े हैं इस एक्सपेरिमेंट के।
पहले केस में हमने गैस का जो प्रेशर था वो 1 एटमॉस्फेरिक लिया और उस केस में गैस के थ्रू करंट फ्लो नहीं हो पाया, जिससे हमें ये पता लगा कि जो हमारी गैसेस होती हैं वो पुअर कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की एट हायर प्रेशर। फिर मैंने प्रेशर को रिड्यूस किया 1 एटमॉस्फेरिक से 0.01 एटमॉस्फेरिक, तो वहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो गया इलेक्ट्रोड्स के बीच में और थोड़ा सा ग्लो भी प्रोड्यूस हुआ। और ग्लो जो है वो हर प्रोसेस में प्रोड्यूस नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो गैस है उसका नेचर कैसा है। नियॉन जैसे गैस है वो ग्लो प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन जो ऑर्डिनरी गैसेज है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये वाली जो हमारी गैसेज होती हैं ये ग्लो प्रोड्यूस नहीं कर सकती। थर्ड केस में फिर मैंने क्या किया, मेरे प्रेशर को मैंने फर्दर रिड्यूस कर दिया 0.0001 एटमॉस्फेरिक। तो उतने लो प्रेशर पे भी करंट तो हमारा फ्लो होता रहा, लेकिन जो ग्लो था वो ग्लो हमारा डिसअपीयर हो गया। फिर मैंने एनोड को रिप्लेस कर दिया था परफोरेट एनोड से, यानी कि वो एनोड जिसके बीच में होल्स प्रेजेंट थे। तो वहाँ पे कुछ इनविजिबल रेज प्रेजेंट थी जो हमारी एनोड होल्स के थ्रू पास होके पीछे ग्लास वॉल के साथ स्ट्राइक करती हैं और कलर प्रोड्यूस करती हैं। तो वो जो हमारी इनविजिबल रेज थी, उन इनविजिबल रेज को हमने क्या बोला, कैथोड रेज बोला। कैथोड रेज जो होती हैं हमारी वो मटेरियल पार्टिकल से बनती हैं और जनरली नेगेटिवली चार्ज्ड होती हैं। और ये नेगेटिवली चार्ज क्यों होती हैं, क्योंकि इनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है वो भी नेगेटिवली चार्ज है, जिसको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन बोला। इलेक्ट्रॉन के चार्ज बाय मास की रेशो की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.76 × 10⁸ कूलम्स पर ग्राम। जो चार्ज की वैल्यू होती है वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स या 4.8 × 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। और जो इनके मास की वैल्यू होती है वो होती है 9.1 × 10⁻31 kg। तो ये हमारे पास हमारा कंसेप्ट था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। बाकी फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।